सुप्रभात। कक्षा में आपने पद के दो प्रकारों के बारे में जाना। सबसे पहला है संज्ञा और दूसरा है सर्वनाम। आज हम पद के तीसरे प्रकार के बारे में जानेंगे, वह है विशेषण। अब विशेषण के बारे में आपने पहले तो पढ़ा ही होगा, परंतु आज फिर से उसकी पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? सर्वप्रथम विशेषण की परिभाषा यह है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, बेईमान, चतुर आदि। अब एक उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करते हैं कि शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है। दूसरा उदाहरण है, मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। तीसरा उदाहरण है, यह अखबार मैं नहीं देख सकता। चौथा उदाहरण है कि वह उन्हें कम काम करने के लिए समझाने लगा। अब यहाँ पहले उदाहरण में आपने देखा मूर्ख शुतुरमुर्ग शब्द है, तो शुतुरमुर्ग की विशेषता बता रहा है, गुण दोष बता रहा है। अतः यहाँ पे गुण दोष संबंधी विशेषता मानी जाएगी। अब कई रोज, यहाँ पे संख्या संबंधी विशेषता बताई जा रही है। तीसरा है यह अखबार, यहाँ संकेत किया जा रहा है। चौथा है कम काम, यहाँ परिमाण बताया जा रहा है। तो ये चारों विशेषण के ही प्रकार हैं। ये चारों शब्द विशेषण हैं जो अपने साथ प्रयुक्त संज्ञा शब्दों को विभिन्न प्रकार से संज्ञा शब्दों की विभिन्न प्रकार से विशेषताओं को प्रकट करते हैं। अब ये शब्द जिन संज्ञा शब्दों के साथ उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन शब्द को व्याकरण में विशेष्य कहा जाता है। इस बात को फिर से, इस विशेष्य शब्द के बारे में फिर से बता रही हूँ। वे शब्द जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें व्याकरण में विशेष्य कहते हैं। अतः अब आप देख लीजिए, मूर्ख शुतुरमुर्ग, जो आपको अभी हमने उदाहरण बताया, उसमें मूर्ख शुतुरमुर्ग, कई रोज, फिर यह अखबार और कम काम, इन चारों में एक विशेषण है, एक विशेष्य है। विशेषता बता रहा है शुतुरमुर्ग की, तो मूर्ख जो है वह गुण संबंधी मूर्ख जो है विशेषण हो गया, और शुतुरमुर्ग जो है वह विशेष्य हो गया। इस प्रकार से कई रोज में कई शब्द जो है विशेषण हो गया, और रोज शब्द विशेष्य हो गया। यह अखबार, अब अखबार की क्योंकि विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह शब्द विशेषण और अखबार शब्द जो है वह विशेष्य है। इसी प्रकार से कम काम में काम शब्द जो है वो विशेष्य है, और कम जो है विशेषण है। अब जो है ये आपको बताते हैं, जैसे मूर्ख शब्द गुण दोष संबंधी विशेषता प्रकट कर रहा है। दूसरे उदाहरण में कई शब्द जो है संख्या संबंधी विशेषता प्रकट कर रहा है। तीसरे शब्द में यह शब्द जो है विशेषण का बोध कराता है, और कम शब्द में मात्रा का, यह शब्द संकेत का बोध करा रहा है, और कम शब्द मात्रा या परिमाण का बोध कराता है। अब फिर से इसकी परिभाषा समझते हैं। विशेषण
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे इनके लिए छोटा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, बेईमान, चतुर आदि, जो गुण संबंधी, दोष संबंधी विशेषता प्रकट करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब विशेषण के भेदों के बारे में जानते हैं। विशेषण कौन कौन से विशेषण के भेद होते हैं? विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला जो है वह गुण विशेषण के भेदों के बारे में जानते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब हम विशेषण के पहले भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण का अर्थ यह है कि यह संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराता है। गुणवाचक विशेषण अपने आप में अपने साथ आई संज्ञाओं तथा सर्वनामों की विशेषताओं को बताता है। ये विशेषताएं हैं: गुण जैसे अच्छा, भला, सच्चा, ईमानदार, परिश्रमी आदि। दोष जैसे बुरा, झूठा, बेईमान, आलसी आदि। और आकार जैसे लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर आदि। रंग जैसे लाल, हरा, पीला, काला आदि। स्वाद जैसे खट्टा, मीठा, चटपटा, कड़वा आदि। स्पर्श जैसे कोमल, कठोर, चिकना आदि। दिशा जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी आदि। काल जैसे प्राचीन, आधुनिक आदि। स्थान जैसे भारतीय, पंजाबी, रूसी आदि। गंध जैसे सुगंधित, बदबूदार आदि। दशा जैसे स्वस्थ और बीमार। इस प्रकार इन गुण और दोषों को गुणवाचक विशेषण जो है बताता है। माने संज्ञा के इन सारे दोषों को और गुणों को बताने वाला गुणवाचक विशेषण कहलाता है। आपने यहाँ पे जैसे हमने परिभाषा में बताया था, चतुर, छोटा, काला, मीठा, ये सारे। चतुर जो है वह गुणवाचक है किसी व्यक्ति या बच्चे की या मनुष्य की। और छोटा किसी वस्तु से भी संबंधित हो सकता है या किसी इंसान से संबंधित हो सकता है। काला इसी प्रकार वस्तु व्यक्ति दोनों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। और मीठा शब्द किसी स्वाद के लिए, किसी वस्तु के स्वाद के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके गुणवाचक के बाद विशेषण की दूसरी भेद के बारे में
जानेंगे। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपने साथ आए संज्ञा या सर्वनामों की संख्या के से संबंधित विशेषता बताते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं। जो विशेषण अपने साथ आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब कुछ उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करवाऊंगी। जैसे है, यहाँ 30 छात्र बैठे हैं। फिर अगला है उदाहरण, वहाँ कुछ छात्र बैठे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द 20 और कुछ क्रमशः अपने साथ आए संज्ञा शब्द यानी छात्र की संख्या के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये दोनों शब्द अलग हैं, परंतु ये संख्या के बारे में ही बता रहे हैं, इसीलिए ये दोनों ही संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब आपको ये बता दें कि चूँकि दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसीलिए हम संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। आइए पहला प्रकार आइए इन प्रकारों के बारे में बताएं। सबसे पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिसके अंतर्गत जैसे 2, 4, तीसरा, 1000 आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसके अंदर कुछ, थोड़ा, सैकड़ों आदि शब्द लिए जा सकते हैं। अब आपको इनके परिभाषा के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला है संख्यावाचक का प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई विशेषण किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराता है, तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि जब कोई विशेषण किसी संज्ञा या किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराता है, तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का, 5 लड़कियां, 10 रुपये, 100 साल आदि। इसमें निश्चित संख्या का, जैसे 1 निश्चित संख्या है, 5 निश्चित संख्या है, 10 निश्चित संख्या है, 100 निश्चित संख्या है। तो आपने देखा कि इन शब्दों के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ एक निश्चित संख्या का वाचक विशेषण का प्रयोग हुआ, अतः ये सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। अब आपको दूसरे प्रकार, संख्यावाचक के दूसरे प्रकार के बारे में बता रहे हैं। दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा आइए जानते हैं। जब कोई विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध तो कराता है, पर यह संख्या निश्चित नहीं होती। फिर से एक बार बोलते हैं। जब कोई विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध तो कराता है, परंतु वह संख्या निश्चित नहीं होती, ऐसे शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के, थोड़ी लड़कियां, अधिक रुपए आदि। अब आपने देखा यहाँ पे इन उदाहरणों में आपने देखा कि लड़के, कुछ लड़के कहा गया है।
कुछ में हमें निश्चित संख्या नहीं का पता नहीं चल रहा है। यहाँ कुछ में 4-5 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, कुछ के अंतर्गत कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु यहाँ पे निश्चित रूप से नहीं बताया गया है कि कितनी संख्या है। इसी तरह से थोड़ी लड़कियों में 4-6 हो सकती हैं, 10-12 हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 40 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी लड़कियों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। अगला है कुछ अधिक रुपए में 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। अतः ये तीनों शब्द ही अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। अब विशेष आपको बताते हैं, इन दोनों में विशेषता क्या है। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100वां आदि को भी हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ले सकते हैं। इकहरा, दोहरा, तिहरा आदि, इनको भी हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ले सकते हैं। तीनों, चारों, दोनों आदि शब्द को भी हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा इस प्रकार कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है और इनमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे संज्ञा की निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या का बोध होता है। अब संज्ञा विशेषण के तीसरे प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तीसरा प्रकार है आपका परिमाणवाचक विशेषण और तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में आपने देखा, इसमें हमने एक उदाहरण दिया है जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक इसके दो भेद होते हैं। सर्वप्रथम आइए परिमाणवाचक की हम परिभाषा जानते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण का परिमाण का अर्थ होता है माप और तौल, किसी चीज़ को मापना और तौलना। जो विशेषण अपने साथ आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराता है। फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, जो विशेषण शब्द अपने साथ आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराए वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मैं बाज़ार से 2 किलो दूध लाया। मैं बाज़ार से 2 किलो दूध लाया। अब दूसरा उदाहरण है, डिब्बे में थोड़ी चीनी है। डिब्बे में थोड़ी चीनी है। इन उदाहरणों में प्रयुक्त 2 किलो और थोड़ी ऐसे विशेषण शब्द हैं जो क्रमशः दूध और चीनी की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। दोनों ही वाक्य में आपने देखा, दोनों ही वाक्यों में आपने देखा कि एक में 2 किलो जो है शब्द वह क्रमशः माप के बारे में बताया जा रहा है और थोड़ी चीनी में थोड़ी भी माप के लिए बताया जा रहा है। आपने देखा अब कि दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। एक में तो 2 किलो निश्चित रूप से बताया जा रहा है और दूसरे में थोड़ी यानी अनिश्चितता दिखाई दे रही है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा
कि परिमाणवाचक के भी दो प्रकार होते हैं। पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें संज्ञा के निश्चित परिमाण का बोध न हो, यानी संज्ञा शब्द जो है उसके निश्चित परिमाण का बोध जहाँ पे नहीं होता है वहाँ निश्चित संख्यावाचक निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित रूप से परिमाण का बोध होता है। जहाँ पे जैसे कि आपको ये बताया जाए 1 किलो चीनी, 2 किलो आटा और 5 लीटर पेट्रोल, 100 ग्राम इलायची, जैसे कि ये सारे उदाहरण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के हैं। फिर से एक बार उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि ड्राइवर ने कार में 5 लीटर पेट्रोल डलवाया। दूसरा उदाहरण है मोनिका 2 किलो आलू लाई। तीसरा उदाहरण है दुकानदार ने 100 ग्राम इलायची दी। बिल्लू को आधा किलो चीनी दो। अब इसमें आपने देखा 5 लीटर शब्द जो है वह पेट्रोल के निश्चित मात्रा का बोध कराता है। इसी प्रकार 100 ग्राम जो है इलायची के निश्चित मात्रा का तौल का बोध कराता है। इसी प्रकार 2 किलो आलू जो संज्ञा है उसके निश्चित मात्रा का बोध कराता है। इसी प्रकार आधा किलो जो शब्द है वह चीनी के निश्चित मात्रा का बोध कराता है। अब इन वाक्यों में 5 लीटर, 100 ग्राम, 2 किलो और आधा किलो ये सारे चूँकि निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, इसीलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब परिमाणवाचक का दूसरा प्रकार यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये क्या होता है अब इसके बारे में जानते हैं। ऐसे परिमाणवाचक विशेषण जिनसे संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। ऐसे परिमाणवाचक विशेषण जिनसे संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। सीमा के सूट में कम कपड़ा लगेगा। थोड़ी जलेबियाँ तरुण को भी दे दो। दाल में जरा सा नमक डालो। संजीव को कम खीर मत देना। अब आपने यहाँ देखा कि मात्रा तो सभी बता रहे हैं, लेकिन जैसे कम शब्द है, थोड़ी शब्द है, ज़रा सा शब्द है, कम शब्द है, ये सब अनिश्चित परिमाण बता रहे हैं, अनिश्चित मात्रा बता रहे हैं। इसमें कोई निश्चितता नहीं है। अतः ये सारे शब्द संज्ञा की अनिश्चित परिमाण बताने के कारण ये शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आपको अब स्पष्ट हो गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि संख्यावाचक में संख्या संबंधी विशेषता इन्हीं शब्दों इन दोनों विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दोनों में है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि संख्यावाचक में भी वही शब्द प्रयोग किए जाते हैं अनिश्चितता के लिए, और परिमाणवाचक में भी वही शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे कि कम, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा। परंतु हम इससे इसका पता लगा सकते हैं कि परिमाणवाचक में मात्रा या तौल के बारे में बताते हैं और संख्यावाचक में हम संख्या के मतलब जिसे हम गिन सकें ऐसे शब्दों के, ऐसी संज्ञा शब्दों के बारे में हम बताते हैं।
अब इसका विशेषण का चौथा भेद यानी सार्वनामिक विशेषण क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये सर्वनाम संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाते हैं। जब किसी, अब इसको दूसरे ढंग से जानेंगे। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी है। जैसे अब उदाहरण कुछ लेते हैं। यह मंदिर मोहयाल गौरव ने बनवाया था। यह मंदिर मोहयाल गौरव ने बनवाया था। वह लड़की कहाँ गई? वह लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की सब्जी बनाएगी? कौन सी लड़की सब्जी बनाएगी? कोई आदमी बुला रहा है। कोई आदमी बुला रहा है। अब इन चारों वाक्यों में आपने देखा, पहले में यह मंदिर, यह शब्द है, वह लड़की में वह शब्द है सर्वनाम शब्द, कौन सी लड़की में कौन सी शब्द सर्वनाम है, और कोई आदमी में कोई शब्द सर्वनाम है। ये चारों शब्द संज्ञा के आगे लगे हुए हैं। देखिए, मंदिर जो है वह संज्ञा शब्द है, लड़की जो है वह भी संज्ञा शब्द है, तीसरे वाक्य में भी लड़की शब्द संज्ञा शब्द है, और आदमी चौथे वाक्य में संज्ञा शब्द है। ये चारों संज्ञा शब्द की विशेषता आगे सर्वनाम शब्द लगकर बता रहे हैं। अतः ये चारों ही सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इस प्रकार स्पष्ट हो गया होगा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जब कोई संज्ञा शब्द सर्वनाम के पहले संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम शब्द आ जाता है और वह उसकी विशेषता बताता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ जानने की लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मधुमिता आ गई में वह आ गई, यहाँ वह शब्द संज्ञा है। अब सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के पहले लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे वह मकान बहुत बड़ा है, यहाँ पे संज्ञा के पहले वह शब्द जो लगा है यह सार्वनामिक विशेषण है। अब एक इसमें और जानने की बात है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता जो बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आकृति एकदम मूर्ख है, इसमें मूर्ख की विशेषता एकदम शब्द से की गई है, माने विशेषण की विशेषता बताई गई है, अतः यहाँ प्रविशेषण है। इसी तरह दूसरा वाक्य है, सुस्मिता बहुत लंबी है, यहाँ लंबी की विशेषता बता रहे हैं बहुत शब्द से, तो ये भी प्रविशेषण है। आशा है आपको विशेषण पद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।